आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हो द कलाम न्यूज़। आज हम वीर भूमि पे मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में और लोगों से जगह जगह जाके लोकसभा 2024 का रण किस तरह से चल रहा है, लोगों की तैयारी कैसी है। हमारे बीच में कुछ युवा मिले, उनकी सोच जिसे कहते नहीं अंधभगत, हर चीज़ का जवाब उन्होंने बड़े पूर्ण रूप से दिया। उन पे बेरोज़गारी पे जब बात की गई तो कहने लगे बेरोज़गारी देश में है कहाँ। हर चीज़ पे जो है उनसे सवाल किया गया, महिला पहलवानों पे, किसानों पे, जवानों पे उन्होंने निपुण तरीके से, बेबाकी तरीके से, जिसे कहते हैं अंधभगत, यही होते हैं अंधभगत। आप देखिए इनको। देखिए जो भी मतलब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितने भी इतने हो रहे हैं मतलब स्कीम्स हो रही, तो मतलब ऐसा तो था नहीं कि मतलब अभी नया है, था तो काफ़ी समय से। मतलब बात ये है कि इस टाइम पे उसको मतलब सामने लेके आया गया है, तो भाई इसको कोई भी किसी तरह से घोटाला उसको हम सही तो बोल सकते हैं नहीं, बट वही है कि जितना हो सके हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। आप मानते हो मणिपुर में जिस तरीके से हालात था, आपने देखा पूरा देश सड़कों पर था, पूरे युवा लोग आए हुए थे, उसको लेके क्या गए, सही था कि गलत था? सही गलत एक तो बता नहीं सकते, उसके लिए एक्चुअल कंडीशन जो ग्राउंड पे है उसको देखना पड़ेगा ना। बट वो तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर के जो हालात है वो आज से नहीं है, मणिपुर के हालात बहुत पहले से हैं और समय समय पर हिंसा होती है, मानता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से जो तत्कालिक जो गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से मतलब काम करती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक इतना बड़ा मुद्दा बड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसको सही तरीके से अपनाया नहीं, उसको जो करने लायक था वो सब कुछ किया गया। और बात रही मणिपुर का मुद्दा आज से नहीं है, अगर उसकी आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें मेती जो और दोनों दल हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका ऐसा भी नहीं कर सकते कि उस स्टेट को उठा करके पूरे देश के सारे अदर वर्ग रोक करके उसको ही सिर्फ वो कर दिया जाए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने उस हिसाब से जो भी वहाँ हो जिस तरीके से राजभक्ति की बात हो रही है, तमाम लोग हमेशा पुलवामा की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं, 35A की बात करते हैं, तो लद्दाख वाली ज़मीन पे जो चाइना ने आपका काबिज किया है उस पर क्यों नहीं बात करते? लद्दाख की ज़मीन पे चाइना ने कब्जा तो वैसे तो 1962 में ही हो गया था। और बात रही अगर ये किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं की गई कि लद्दाख कोई एक नेता आकर के कोई विपक्षी पार्टी का बिना किसी सबूत के बोल दे कि लद्दाख की धरती पे कब्जा हो गया, तो आप कैसे मान लोगे? हमारा अगर विदेश मंत्री बोल रहा है कि कब्जा नहीं है, किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है, तो आप जो मानने वाले हो, तो आप जो सरकार इस समय सरकार में है, जो पावर में है, जो समझ रहा है वहाँ के मुद्दों को असलियत में जानता है, उसके बारे में आप समझ। आप एक युवा हो, अगर आपको पुलिस वाला सीधे कह देगा कि आपने चोरी किया तो आप मान जाओगे क्या? पहले ये बताओ। बिल्कुल नहीं मानेंगे। सही बात, सेम वही इसी प्रकार अगर आपको कोई बोल देगा कि चोरी हो गई है और आप एक कोई पर्सन बोल रहा है, तो आप कैसे मान लोगे कि चोरी हो गई है? तभी भी तो आप नहीं मानोगे जब तक आपको पूरी तरीके से उसका सबूत ना मिल जाए। सबूत क्या है? अगर आपको क्या लगता है अगर चाइना भारत को कब्जा कर लेगा तो उसका किसी भी प्रकार कोई देश विदेश या दूसरे सैटेलाइट इमेज से उनका किसी प्रकार से कोई अपराध किसको मानते हैं? जैसे समझ लीजिए कि आपके खिलाफ न्यायालय में केस चल रही हो, ED CBI आपकी जाँच कर रही हो, तो उसे अपराधी मान लेंगे या अभी किसी का इंतजार करेंगे? देखिए, आप दूसरे मुद्दे को दूसरी तरीके से जोड़ रहे हैं। अगर आपने जो बात युवा हो, आपसे जानना चाहता है, आपने जो बात बोली कि चाइना ने कब्जा कर रखा है, आपको क्या लगता है? मान लीजिए कि विपक्ष जो भी बोल रहा है, क्या बीजेपी ऐसा चाहती है कि हमारा देश चाइना के हाथ में चला जाए? नहीं चाहती। अगर ऐसा कोई भी सवाल चाहने का नहीं है, सवाल बात की आती है। आप पाकिस्तान की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन चाइना की बात करते हैं, वहीं स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन हर बाजारों में आज चाइना का सामान क्यों आता है? चाइना ऐसा आप नहीं कह सकते। चाइना की डिपेंडेंसी जितनी इंडिया पे है उतना इंडिया भी चाइना पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि एक दिन में आप 113 बिलियन का जो उनका ट्रेड है वो कम खत्म कर देंगे? कहने ऐसा नॉर्मल बोलना बहुत आसान। आपको क्या लगता है जो चाइना, सुनिए मेरी बात, जो चाइना, एक बात सुनिए, तो चाइना से जो गुड्स आते हैं हमारे यहाँ, जो चाइना से जो चीज़ें आती हैं, आपको क्या लगता है वो इंडिया इतनी बड़ी 135 बिलियन की पॉपुलेशन, 135 करोड़ लोग होने के बावजूद हम वो जितनी सस्ते में वो चीज़ें हमें देते हैं, हम दूसरी जगह से नहीं खरीद सकते। इंडिया थोड़ी चाहता है कि हम चाइना को बढ़ाएं, लेकिन हम उन पर डिपेंड करते हैं, तो हमको धीरे धीरे फेज वाइज हम अपनी डिपेंडेंसी डाउन करेंगे। कौशल विकास की बात करते हैं, नौजवानों को कौशल विकास की बात हुई है। मैं यूपी से हूँ, बहुत जगह ऐसी कुटीर अगर आप देखेंगे तो गांव में जो महिलाएं हैं उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया गया है। मेरे खुद के गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो समय के साथ में परिवर्तित हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आकर के पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ वो 1 साल में 2 साल में कर देंगे। धीरे धीरे आप खुद ही अगर देखेंगे चीज़ें समय के साथ में चेंज हो रही हैं, और ये नहीं हो सकता कि अब चाइना में आप देखेंगे कि हम दूसरी जगह पर, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें थी जो चाइना के ऊपर डिपेंड करते थे, हम धीरे धीरे उन चीज़ों की डिपेंडेंसी वहाँ से हटा करके
के दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एकदम से जो हमारा इस समय का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है उसको, ये पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान बोल देगा कि इंडिया से खत्म हो गया और खत्म हो गया, क्योंकि उनसे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन चाइना इस महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई देखिए, आप अगर इन्फ्लेशन की रेट को देखेंगे, अगर सेम ही रहा है, अगर जिस हिसाब से बढ़ रहा है महंगाई पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में बढ़ा है। कोविड क्राइसिस आया उसके हिसाब से पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन रहा तो महंगाई उस समय इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा। लेकिन आप देखेंगे इस समय जीडीपी का कोविड का जो इंजेक्शन लगा है, आपने ये भी सुन लिया होगा कि उससे काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। काफ़ी लोगों को नहीं हो रहा है हार्ट अटैक। उसमें कोविशील्ड का एक वेरिएंट आया था और वो भी, उसका भी रीज़न ये है कि फाइजर जो उसने कोविशील्ड की जो कंपनी है, मेन कंपनी है, उसने बोला कि कुछ केसेस, जितने आज इंडिया में लगभग 70% के आसपास कोविशील्ड लगा हुआ है, कुछ केसेस ऐसे पाए गए हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर जो ब्लड के थक्के बनने के प्रॉब्लम है, कुछ केसेस वो भी उंगलियों पे काउंट किए जा सकते हैं, इतने केसेस। तो आप उन 4-5 केसेस की वजह से, क्या उस समय सरकार को पता था कि ऐसा केस अगर सामने आएगा? और क्या उस समय सरकार के पास ये रीज़न था हमारे पास कि हम उस समय वैक्सीन नहीं देते? अगर कोविशील्ड में क्या, अगर आपको लगता है अगर दूसरी गवर्नमेंट होती तो उस समय कोविशील्ड नहीं दिया जाता। तो ये तो, और हर वैक्सीन का, अगर कोई वैक्सीन, आपको पता है वैक्सीन बनने का एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत समय लगता है। वैक्सीन कभी भी इतनी जल्दी नहीं बनती। लेकिन तत्कालिक रूप से हमारे पर वो आया, कोरोना आया। कोरोना, आप एक युवा है, रोजगार को लेके क्या कहेंगे? रोजगार, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्राइसिस है। अगर ऐसा नहीं है कि आप कोई पड़ोसी मुल्क देखेंगे या फिर उनके सबके यहाँ, अगर इवन चाइना, इवन जो हमसे बहुत अच्छी इकोनॉमी है, जो बहुत ऊपर लेवल पे है, उनके यहाँ भी रोजगार की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आप जैसे जो इस समय क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, आईटी सेक्टर में भी रिसेशन चल रहा है, तो उस समय से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर रोजगार, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको रोजगार नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि वो, जैसे कि आप देखेंगे कि अमेरिका में जैसे रोजगार है, तो पर कोई जैसे हमारे यहाँ NIT जैसे हो गया, IIT हो गया, उसमें एंट्री लेने के लिए हमको बहुत बड़ा कंपटीशन देना पड़ता है एज कंपेरिजन टू दूसरे जो कंट्री हैं, उन पे कुछ बच्चों में से ही एक सिलेक्शन हो जाता है, जबकि वो कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो हमारे यहाँ इम्यूनिटीज़ कम है, और वो भी आप देखेंगे उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो इवन मुझे लगता है अगर रूट कॉज पे बात की जाए, रोजगार कम है तो आप उसके रूट कॉज से देखिए, अगर जनसंख्या आप संभालोगे तो रोजगार बढ़ेगा। विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित भारत, 80 करोड़ लोग अभी राशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी बोला ही नहीं कि हम विकसित होना चाहते हैं। हम विकसित, अपने नाम, अपने ऊपर ठप्पा क्यों लगवाए विकसित होने का? हमारे, अगर हम विकासशील देश में होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो हमको अदर कंट्री से मिलते हैं। हम बिना विकसित, आपने एक बात कहा कि मोदी जी विकसित होना नहीं चाहते, तो कभी कोई बात नहीं कहे। विकसित होना चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती विकसित नहीं होना चाहते। हम विकसित नहीं है और विकसित बन करके हम क्या फायदा मिलेंगे? कोई होता है जब एक समय के साथ में विकसित होना वो दूसरी चीज़ है, और कहना सिर्फ कि हम विकसित हो गए वो दूसरी चीज़ है। तो उसके हिसाब से काम किए जा रहे हैं। आपको ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं मिलेगा, चाहे एनर्जी से लेकर के पावर सेक्टर, किसी भी सेक्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में काम चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि चलिए मान लिया आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई भी अदर गवर्नमेंट होती, इस समय बीजेपी से अच्छा काम नहीं कर पा रही होती, मुझे ऐसा लगता है। अब आपसे एक जानकारी और लेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? ये कौन डिसाइड करेगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है? जनता तो नहीं करेगी, मुझे लगता है। और अगर तो कहते हैं कि दोषी हैं। देखिए, मोदी जी, मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी कितने बार बोल दिए होंगे कि चौकीदार चोर से, है ना, जो नेताओं का तो ये काम ही है। हम ऐसा एज अ नॉर्मल सिटीजन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नेता, हम लोग की उतनी हैसियत नहीं है कि हम किसी को चोर कहें या नहीं कहें। लेकिन नज़रों में इंसान, अगर मैं जैसे आप और मैं हूँ, मैं अगर किसी इंसान पे, कोई बड़े इंसान पे कोई इल्ज़ाम लग रहा है, तो हम एज अ नॉर्मल सिटीजन से जो देश की संस्थाएं उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके जो अंतिम निष्कर्ष पहुँचेंगे, हम तो वही मानेंगे। अब ये हो सकता है कि हाँ, अब हम आपकी जो वो, मतलब आप किसी और पक्ष का सपोर्ट करते हो, मैं किसी और पक्ष का सपोर्ट करता हूँ, तो हमारे अपने आपसी मतभेद रहेंगे कि हाँ, अरविंद, कुछ लोग बोलेंगे अरविंद केजरीवाल हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं है। लेकिन एट द एंड मानी तो सुप्रीम कोर्ट, जो ईडी और जो संस्थाएं, उन्हीं की जाएगी ना, आपकी और हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में हैं, तो मुझे नहीं लगता है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये काम तो है मान ली कोर्ट का कि कौन अपराधी है कौन नहीं है जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और इतने जो पक्ष विपक्ष के लीडर हैं, वो एक दूसरे पे जो सीधा आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक वो जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, तब तक जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो तो कहेंगे कि अपराधी हैं। आप एक अभी जो बोल रहे थे कि ये हो रहा है कि ईडी और ये सब चमचा बनी घूम रही हैं। एक अभी मैंने यूट्यूब उस पर कांग्रेस के श्रीमान राहुल जी का एक बयान सुना, उसमें वो खुद ही बोल रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है, ईडी और जो अदर संस्थाएँ हैं, वो उस सत्तारूढ़ पार्टी के हिसाब से काम करती हैं।
उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है ये बात, लेकिन वही बात जब आप आज होती है तो उनको वही उसी में दर्द हो जाता है। सही मान लिया जाए कि आज की डेट में जो ईडी और सीबीआई काम कर रही है, मैं वो ये कहीं नहीं ना कहीं जो 2014 से पहले की बात थी, जब 2014 से पहले तो कांग्रेस थी, ठीक है, उस समय अमित शाह गए थे जेल में, नहीं गए थे, तब भी तो कांग्रेस के साथ थी, इसका मतलब कांग्रेस के अंडर थी ईडी सीबीआई। तब क्या तब किसी ने नहीं कहा कि ईडी और सीबीआई जो है कांग्रेस के अंडर है, कांग्रेस पे दबाव बनाती है, मेन इलेक्शन का समय चल रहा है, उससे तुम 2 हफ्ते पहले अमित शाह को जेल में डाल देते हो, ठीक है। फिर अब मोदी जी आके बोलते हैं इंटरव्यू में कि हाँ मेरे भी तो होम मिनिस्टर को जेल में डाला गया था पर वो गिल्टी नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बरा कर दिया था। ऐसी अरविंद केजरीवाल है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि 1 तारीख तक टेम्परेरी बेल दी है, 1 जून तक टेम्परेरी बेल दी है ना, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, नहीं लगेगा तो जेल में डालेंगी। सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन ये मानिंद जो लोग कह रहे हैं पूरा केस खराब झूठ कर रहे हैं। नहीं, पूरा केस झूठ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एक नई पॉलिसी आई थी शराब वाली, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करनी थी, जो है दिल्ली में इम्प्लीमेंट करी गई थी केजरीवाल सरकार द्वारा। अब उससे जो है सारा का सारा घाटा हुआ था, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी शराब के ठेकों की, कि हम इसी सेक्टर में खोल देंगे। उन्होंने मंदिरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे ठेके की दुकान खोल दी, ये सब हुआ। उसकी वजह से पूरा नेट लॉस हुआ, केजरीवाल सरकार को ही नेट लॉस हुआ।